हेलो एवरीवन। तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर हमने कवर किया था वो था डिफरेंशियल कैलकुलस पे, मैक्सिमा मिनिमा और डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की हमने सारी बातें कर ली थी जो फिजिक्स में यूज हो सकती थी। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में होती है जो यूज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रेशन की आज हमें बात करनी है, समझना है क्या है इंटीग्रेशन। तो पहले तो आप ये समझिए क्या यूज़ है इसका इंटीग्रेशन का फिजिक्स में। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कभी आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, पोजीशन दे रखी है, मान लीजिए 2t² + 4t, जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ में ऐसे इक्वेशन मिला करेगी। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, बहुत इजीली अपना आंसर आ जाएगा, 4t + 4 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब लेकिन उल्टा दिया हो, कभी आपको v दिया हो कितना 4t + 4 और आपको x निकालना हो, तो v = dx/dt तो हम नहीं कर सकते कि उससे तो x निकलने वाला नहीं है। उसके लिए x पता होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएट करेंगे तो v निकलेगा। लेकिन अगर हमको v दिया और x पता करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि x का तो कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं कि x को हम dv/dt कर सकें, ये गलत हो जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो हम क्या करें इसके लिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आई, इनको सॉल्व करने के लिए हमने एक नई मैथमेटिक्स को इवॉल्व किया जिसका नाम था इंटीग्रल कैलकुलस। देखते हैं इसका किस तरह से यूज है और ये होती क्या है। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा था जो डिफरेंशिएशन होता है वो वाई एक्स कर्व का स्लोप होता है किसी भी पॉइंट पर। तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन अगर हम देखें सेम वाई एक्स कर्व पे, ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन को हम वाई एक्स कर्व पे शो करते हैं तो किस तरह से करना है एक बार समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वाई एक्स ग्राफ है, क्लियर, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, वाई एक्स ग्राफ है। आपके पास कोई एक कर्व है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई कर्व है आपके पास, मान लीजिए लाइक दिस, एक कर्व है अपने पास ऐसा, ठीक है। और आपसे पूछता है जो कर्व हमको मिल रहा है, मान लीजिए ए बी कर्व मिला, इसका एक्स एक्सिस के साथ एरिया क्या है। अब देखिए मैं समझाता हूँ पहले आपको। मान लीजिए आपके पास कोई होती स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, और मैं पूछता जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया कवर कर रहा है, तो आप सीधे एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से और ये एरिया निकाल देते, ट्रायंगल का एरिया, वेरी सिंपल। अब अगर हमसे ऐसे ही पूछता है जो कर्व है हमारा वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले ए से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे सीधी, फिर बी से भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, है ना। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ से होती है बीच में से, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते। अब जो इस लाइन और इसके बीच जो एरिया कवर होगा वो ये तो होगा, तब भी हम इस इजीली निकाल सकते हैं, ये ट्रिपेजियम बन जाएगा। तो ट्रिपेजियम का भी एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। ज्योमेट्रिकल शेप बनती है, इनका एरिया तो बहुत इजीली निकल आता है। मतलब स्ट्रेट लाइन वाले केस में हम एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच जो भी एरिया कवर होगा उसको हम इजीली पता कर सकते हैं। लेकिन अगर बात हम कर्व की कर रहे हों तो ये इतना सिंपल नहीं होगा। अब जो एरिया आपको निकालना होगा, देखिए आपके पास ये तो एरिया आएगा, दिस वन इज द एरिया, ठीक है। अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो इस एरिया के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि ऐसी तो कोई शेप हमने कभी पढ़ी नहीं है जो कर्व वाली हो, जिसका तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है सॉल्व कर पाना इसको, है ना। अगर इसको हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हुए, मान लीजिए हमने इसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ध्यान से समझना। इसको मैंने ऐसे मिला लिया, मान लीजिए इस कर्व को थोड़ा सा ऐसा ले लीजिए आप, ताकि आपको बात समझ में आए। ऐसे थोड़ा ऊपर ऊपर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, कोई फर्क वाली बात नहीं है, एक ही बात है सर। कर्व तो कर्व है, ये ऐसा मिला लिया, तो इसके नीचे तो ट्रिपेजियम बन रहा है ना भाई। ये क्या बन रहा है अपने पास, ट्रिपेजियम बन रहा है इतना इतना। और जो ये एरिया बच जाएगा इधर वाला, ये इग्नोर करना पड़ जाएगा। तो आप देखिए जो शेप अपनी आती है कर्व वाली, उसका एरिया और जो ट्रिपेजियम आता है उसका एरिया बराबर नहीं है, और अपने पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है। अगर ये लाइन होती स्ट्रेट तो हम इजीली निकाल पाते। अब ए और बी को अगर हम मिला भी देते हैं तब भी एरिया इसके बराबर नहीं आ पा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा और क्लोज करता हूँ इस पॉइंट को मैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, थोड़ा दूर ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इनको मिलाते हैं। देखिए अब जो नीचे वाले का एरिया है और जो कर्व वाले का एरिया है, कर्व का मतलब ये ऐसे कर्व पे आइए, इस लाइन पे जो एरिया आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाइए जो एरिया आ रहा है, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं आया, सिर्फ ये तो अंतर बचा है, छोटा सा अंतर, ये
ये वाला जो जिसको मैंने शेड कर दिया, बस ये तो अंतर बचेगा ट्रिपेजियम और उस कर्व पार्ट के एरिया में। तो जितना पॉइंट क्लोज आ रहे हैं उतने ही ट्रिपेजियम और उसका एरिया क्या हो रहा है, का अंतर कम होता जा रहा है, मतलब ट्रिपेजियम के इक्वल ही एरिया लगभग आने वाला है। तो उसको और क्लोज कर दीजिए, बहुत क्लोज कर दीजिए। बहुत क्लोज का मतलब कैसे समझाता हूँ मैं। आप क्या करोगे, आप दोनों पॉइंट जो आप मानते हो, मान लीजिए आपने एक पॉइंट मान लिया सी और एक पॉइंट मान लिया बी जो बहुत क्लोज हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज। जैसे मैंने बना दिया लाइन, ठीक है। अब देखिए क्या करा मैंने, और जो इन दोनों बीच की डिस्टेंस है उसको मान लीजिए आप डी एक्स। क्लियर है बात, डी एक्स मान लिया आपने, और इस केवल इस एरिया को कवर कीजिए आप। देखिए ये रेक्टेंगल सा दिख रहा है आपको, ये ट्रिपेजियम में मान लेते हैं, तिरछी लाइन जो ऊपर दिख भी रही है आपको, अगर इसको हल्का सा तिरछा बना के मैं ऐसा बना दूँ इस तरह से, ठीक है, सीधा यहाँ पे सीधी लाइन कर दूँ, तो इस पूरे एरिया में इतने का तो फर्क आएगा। जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको छोटा सा, जिसको मैंने शेड कर दिया अभी, तो उस ट्रायंगल को तो हम कर सकते हैं इग्नोर। अगर ये पॉइंट और पास लाऊंगा, बहुत क्लोज, इतना क्लोज कि आपको दिखे भी नहीं, बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के बगल में हो, तो तिरछी लाइन कैन बी कंसिडर्ड एज सीधी, मतलब ये तिरछी जो बन रही है इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं, क्योंकि इतने ही एरिया का फर्क आने वाला है, बाकी बड़े एरिया और इसमें इतने बड़े एरिया में अगर इस एरिया को हटा भी देते हैं तो खास फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको हम क्या मान लेंगे, अब इसको हम मान लेंगे रेक्टेंगल। अब देखिए मैंने मान लिया तो यहाँ पर पॉइंट सी और डी हैं, दोनों इतने क्लोज हैं कि दोनों का जो वाई आएगा वो ऑलमोस्ट सेम आने वाला है। दोनों का जो वाई आएगा वो क्या जाएगा, दोनों की ऊंचाई जो है, देखिए कर्व भले है ये, लेकिन ये बहुत बहुत क्लोज है, इतने क्लोज कि इनका जो वाई है वो खास वेरी नहीं कर रहा होगा। तो इसको मान लीजिए आप वाई, जो ये लेंथ है दोनों के लिए वो क्या हो जाएगी, दोनों की जो ऊंचाई है वो लगभग वाई है। देखिए इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई बहुत कम है, तो इसमें हम ये नहीं कर सकते, पर एक पॉइंट अगर बहुत पास हो जाएंगे दोनों की जो वाई कंपोनेंट है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेम, और दोनों के जो एक्स में अंतर है उसको हमने बहुत स्मॉल अंतर मान लिया है डी एक्स। तो एरिया जो आएगा इसका डी ए बोलेंगे इसको, स्मॉल एरिया है, तो एरिया आ जाएगा वाई इंटू डी एक्स। कैसे आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है इस तरह से, हल्का सा देखिए रेक्टेंगल से ही बन रहा है, तो तिरछे को आप सीधा मान लीजिए, खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको जूम कर दीजिए और ऐसे ये वाई हो गया और नीचे हो गई थिकनेस हो गई इसकी डी एक्स, ऊपर वाला पार्ट हल्का सा तिरछा है, इसको अगर हम सीधा भी मान लेंगे तो खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एरिया सिर्फ इतना ही तो कम होगा, उस एरिया को हम कर सकते हैं इग्नोर अगर ये बहुत क्लोज है पॉइंट तो। लेकिन क्लोज हैं तभी कर सकते हैं, बड़े में नहीं कर सकते। इसमें अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं तो बहुत बड़े एरिया का अंतर आ जाएगा, तो उसको हम नहीं कर सकते इग्नोर, है ना। अगर यहाँ पर देखें हम सीधी लाइन खींचते हैं सीधी ऐसे, तो इतने बड़े का अंतर आ रहा है, बहुत बड़ा एरिया हट जा रहा है, इतने एरिया में इतना बड़ा एरिया हटा नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो हम कर सकते हैं छोटे वाले में, है ना। तो इस तरह से डी ए क्या आ गया आपका वाई डी एक्स। अब इस तरह के बहुत सारे एरिया बनेंगे, आप ध्यान से देखो। तो यहाँ भी एक ऐसी लाइन अगर हम मान लें छोटी सी इस जगह पे, दोनों पॉइंट्स को बहुत क्लोज मान लें डी एक्स दूरी पे, तो यहाँ पर भी ऐसा आएगा, कुछ और वाई इंटू डी एक्स आएगा, फिर कुछ और वाई इंटू डी एक्स आएगा, ऐसे बहुत सारे एरिया में मिलेंगे। अगर इन सभी एरिया का हम सम कर देते हैं, इन सभी एरिया को हम सम कर देते हैं तो हमारा पूरा एरिया निकल आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके नंबर हमें नहीं पता, तो जब नंबर नहीं पता है तो हम एल्जेब्रिक सम तो कर नहीं सकते। सिग्मा डी ए कर देते हैं तो पूरा एरिया आ जाएगा, सिग्मा का मतलब होता है एल्जेब्रिक सम, बट इट कैन नॉट पॉसिबल इन दिस केस बिकॉज वी डोंट हैव द नंबर ऑफ डी एज। कितने इस तरह के स्मॉल स्मॉल एरिया आएंगे उनके नंबर नहीं पता। उसे करने के लिए एक नई मैथमेटिक्स बनाई गई थी, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो ये सिंबल आप बना दोगे इस तरह कर्व के लिए, जब भी आपको कर्व मिलेगा, और किसी एक एरिया को आप यहाँ अंदर लिख दोगे। ये बोल रहा है कि सम कर दो किसको, इस तरह के सभी एरिया को, कहाँ तक, पॉइंट x1 से लेकर x2, ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो पॉइंट x1 से लेकर पॉइंट x2 के बीच जितने भी इस तरह के डी आते हैं उन सभी को ऐड कर दो, ये बोल रहा है ये सिंबल, तो आपका पूरा एरिया आ जाएगा। तो आपको बात समझ में आई। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, सम करना है। किसका सम करना है, स्मॉल स्मॉल एरियाज का। कब तक करना है, जब तक कि x1 से x2 तक ये सारे एरिया कवर ना हो जाए। तो ये एरिया फिर ये एरिया, तो dx को बड़ा करते चलिए और dx को बड़ा करके इतना बड़ा कर दीजिए, तो सारे एरिया कवर हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये, अब ये सम नॉर्मल सम तो होगा नहीं, ये वाला सम मैंने बना दिया, ये कुछ अलग तरह से करना पड़ेगा। ये जो एल्जेब्रिक सम आज तक हम पढ़ते हैं उस तरह से सॉल्व होगा नहीं, वरना तो पहले ही हो जाता। तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके फॉर्मूले, इसका जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे ऐसे हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ लेंगे, सिंपल है। एक बात आपको समझ में आई होगी कि एरिया ऑफ वाई एक्स कर्व क्या होता है।
एरिया ऑफ वाई एक्स कर्व होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन। सिमिलरली स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व क्या होती है? डिफरेंशिएशन होती है। तो डी का मतलब क्या था? वाई इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप लिख दीजिए वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे आप? वाई इंटू डी एक्स। अरे डी तो था तो वाई इंटू डी एक्स के बराबर तो था। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है? एरिया विद प्रॉपर लिमिट्स अगर हम लगा देते हैं तो किसी का भी जैसे कोई कर्व है अपने पास वाई एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम बोलेंगे एरिया ऑफ वाई एक्स कर्व। ऐसे ही हम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते थे स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। डिफरेंशिएशन होता है वाई एक्स ग्राफ का स्लोप, और जो एरिया है वाई एक्स ग्राफ का विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ एरिया कवर करेगा उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन होता क्या ये आप समझ गए। हालांकि ये चीज़ समझाने की फिजिक्स में होती नहीं है, बस मैंने आपको समझाई ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। हमें सिर्फ इसका यूज़ पढ़ना था, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिक्स में बहुत डीप नहीं जाना है, ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है। बहुत लेंदी टॉपिक होता है ये मैथमेटिक्स का। जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं वो तो इसको बहुत बढ़िया तरह से ढंग से पढ़ेंगे। हम सारी मैथ नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमको फिजिक्स कवर करनी है, बहुत सारा टाइम लग जाएगा मैथ को पढ़ाने में। तो आपको सिर्फ उतनी ही इंटीग्रेशन पढ़ना है जितना हमारा यूज़ हो सके फिजिक्स में, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, और बायोलॉजी में इतने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इंटीग्रेशन नहीं आने वाले हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए। चलिए तो अब हम फॉर्मूले फटाफट पढ़ लेते हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं इसमें और किस तरह से उनको हम अप्लाई करते हैं। चलिए, तो नंबर जो फर्स्ट फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है इसका, वो होता है एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स। क्लियर होगी बात भाई? इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ, पढ़ते कैसे हैं इसको? इस सिंबल का मतलब है इंटीग्रेशन। किसका कर रहे हैं? जो बीच में लिखा है इसका हम कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? जो डी के साथ लिखा है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। इसे कैसे पढ़ना है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे पढ़ाया था इसको, पढ़ना तो आप पहले सीख लो। ठीक है, तो सभी को पढ़ना आ गया, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। इसका फॉर्मूला होता है एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। पर ध्यान रहे इसमें एन डज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। बाकी एन कुछ भी हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है, केवल वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट दिस एन इज एनीथिंग बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू वन। तो अगर वन के इक्वल, सॉरी वन नहीं, माइनस वन, अगर एन की वैल्यू माइनस वन है, एन की वैल्यू माइनस वन है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी हर केस में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। इसके एग्जांपल देख लो। उसके केस में हम नया फॉर्मूला पढ़ेंगे सिर्फ माइनस वन पावर के लिए, बाकी सभी पावर्स के लिए माइनस टू माइनस थ्री सबके लिए। ठीक है, एक्सेप्ट n is equal to minus 1, this formula is valid for all remaining powers। ठीक है, all other powers लिख दीजिए आप, इस तरह से बात। चलिए तो पहले अब इसको एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत डीप नहीं जाना है हमको, इसमें बहुत सारे इसके फॉर्मूले हैं, बहुत सारी बातें समझाने के लिए, पर फिजिक्स में खास यूज़ है नहीं, तो इतना डीप जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मेन चीज़ें वो हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा हो एक्स रेज टू द पावर 3/2 और डी एक्स लिखा हो। अच्छा, यहाँ पर एक कांस्टेंट सी और लिखना पड़ता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर लिमिट्स ना दी हो, जैसे हम यहाँ पे 1 और 2 लिख देंगे तो ये सी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर लिमिट्स नहीं दी हैं तो आपको एक प्लस सी भी लिखना होता है साथ में। ठीक है, मोस्टली हमारे में लिमिट्स होती हैं, फिजिक्स में हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिमिट्स होती हैं, तो हमें कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर ये लिमिट्स नहीं दी हैं तो आपको एक कांस्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ता है। केवल सी लिखना है, कुछ लिखना नहीं, उसके केवल प्लस सी करके छोड़ देना है आंसर में। ठीक है, तो अभी इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1। इस फॉर्मूले से देखें और प्लस सी और लिख देना है साथ में। सी एक कांस्टेंट है, कुछ करना नहीं, बस प्लस सी लिख के छोड़ देना है। 5/2 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2, तो आंसर हो गया 2/5 एक्स रेज टू द पावर 5/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पहला फॉर्मूला। एक आधा क्वेश्चन और
समझाता हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए x की पावर दे रखा होता -1/2, क्लियर। x की पावर -1/2 दे रखा होता, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा होता, तो कैसे करते, x रेज़ टू द पावर 1/2 +1 अपॉन में -1/2 +1। अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर में क्या मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा x रेज़ टू पावर +1/2, यहाँ पे आ जाएगा +1/2, तो 2√x आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाऊंगा, इसके फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। वैसे ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो वहाँ पर हमको फॉर्मूले मिल रहे थे, जस्ट उसके उल्टे फॉर्मूले हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे समझाता हूँ मैं, अगर ऐसे लिखा है dy/dx इज इक्वल टू कुछ आता है आपका, मान लीजिए कोई आंसर आता है z, dy/dx करने पर आंसर क्या आता है z। तो आपको ध्यान रखना है z का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y। इसको इधर ले जाइए, फिर इंटीग्रेशन सिंबल लगा दीजिए, तो इससे ये मिलता है। तो किसी वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन आता है विद रिस्पेक्ट टू x, जो आंसर आएगा उस आंसर को अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वापस हमको वही वेरिएबल मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने में इससे हेल्प हो जाएगी। मैं आगे वाले जो फॉर्मूले पढ़ूंगा आपको ऐसे समझा दूंगा, रिवर्स करने आपको याद हो जाएंगे। देखिए ये भी रिवर्स है, कैसे, अगर हम देखें इस पूरे को, हम इसे मान लीजिए आपने लिखा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसको हम याद कर लेंगे उल्टा डिफरेंशिएशन का कैसे करते हैं, जो मैंने समझाया था अभी। आपको क्या समझाया था, जैसे मान लीजिए आपको लिखा होता x रेज़ टू द पावर, मान लीजिए लिखा होता 1/2, क्लियर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता विद रिस्पेक्ट टू x वो आता 1/2 आ गया था, और एक पावर कम होती थी -1/2 बच जाती ना। 1 - 1/2 करने पे 1/2 -1 करूँगा तो -1/2 बच जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1/2√x आता कि नहीं आता। तो इसका मतलब हो गया d/dx ये आता। अब मैंने क्या समझाया आपको कि इस dx को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इसको z मान लो दिमाग में, और dx को लाके इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। करना किसका, इस टर्म का। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। सॉल्व कर लो, आपको ये मिलेगा। अब जो सिखाया था मैंने, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एक बार सॉल्व करके मिलता है कि नहीं मिलता। देखें ये तो मैंने लिख दिया है, मतलब डिफरेंशिएशन को रिवर्स करने पर इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। जो इसका आंसर होगा वही इनका आएगा, इस तरह से। तो किसी भी वेरिएबल का जो आता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो आंसर आता है, अगर उस आंसर को हम विद रिस्पेक्ट टू x कर दें इंटीग्रेट, तो हमको वापस वही फंक्शन मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा होता है। देखिए ये लिख दिया, तो dx इधर मल्टीप्लाई करने के बाद लगा दीजिए इंटीग्रेशन। तो रिजल्ट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन का जो आंसर आता है डिफरेंशिएट करने पर, तो आंसर को अगर वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वापस हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरह से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट का इंटीग्रेशन वापस फंक्शन मिल जाएगा। ये बताना चाह रहा था मैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन का रिवर्स। क्लियर हो गया। इसे प्रूफ भी कर देता हूँ, देखिए मैं सही भी क्या कि नहीं, कैसे आ गया 1/2। देखते हैं, इसको करते हैं इंटीग्रेट, इसको हटा दीजिए, देखिए आंसर आते कि नहीं आता। 1/2 तो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो सीधे बाहर आता है, उसका हमें कुछ नहीं करना होता है। डिफरेंशिएशन में भी हमने मल्टीपल वाले कांस्टेंट बाहर निकाले थे, यहाँ पर भी हम मल्टीपल वाले कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे। √x को x की पावर -1/2 लिख देंगे, पहले लिख दिया। इसको ऊपर लाएंगे, सीधे सॉल्व नहीं करना, पहले इसको ऊपर लाना है। डिवाइड में सॉल्व, अपने पास जो फॉर्मूला है इसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, तो पहले ऊपर ले आइए। 1/2 x रेज़ टू द पावर -1/2 +1 कर दीजिए, -1/2 +1। इसी फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम करते हैं तो एक प्लस सी और लिखना होता है, तो उस प्लस सी को हम 0 मान लेते हैं, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, समझाने के लिए। वैसे भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा वैसे ही फाइनली। तो ये आ गया आपका 1/2, ये भी आ गया आपका 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बच गया, x की पावर 1/2 प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को हम 0 भी मान सकते हैं इस केस में। देखिए आपको मिल गया। इसको हम डिफरेंशिएट करते, x की पावर 1/2 प्लस c को हम डिफरेंशिएट करते, तो x की पावर 1/2 का आंसर क्या आता है 1/2√x, तो ये मिल रहा है। और प्लस c का तो 0 होता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने 0 लिख दिया इसको। क्लियर होगी बात। इस तरह से रिवर्स होता है ये किसका, डिफरेंशिएशन का। तो भाई पहला फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसको आपको याद कर लेना है। दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर कोई कांस्टेंट केवल दिया हो इंटीग्रेशन में,
एक कांस्टेंट है ए इज ए कांस्टेंट, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ए लिख देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स रेज टू पावर 0 से, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 तो 1 ही आना है, ए को लिख दीजिए बाहर, एक्स रेज टू पावर 0 को लिख दीजिए इस तरह से। वो आप ध्यान से देखें तो ए आ जाएगा आपका बाहर, और एक्स रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 0 + 1 और अपॉन में आ जाएगा 0 + 1, इंटीग्रेशन और डेज दोनों हट जाते हैं उस कंडीशन में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स। तो कोई यहाँ पे नंबर दे रखा हो तो आप उसका आंसर आएगा ए इंटू एक्स। पिछली बार डिफरेंशिएशन केवल कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन केवल कांस्टेंट का 0 नहीं होता, ये रहता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट विल बिकम 0, बट इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट ये आता है आंसर ए इंटू एक्स। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास है 3 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है इस तरह से, इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, 3 को तो बाहर लिख देना है और फिर अंदर बचेगा सिर्फ डी एक्स। तो यहाँ पर आप एक्स की पावर 0 तो इमेजिन कर सकते हो ना, क्योंकि एक्स की पावर 0 का मतलब 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1 समझ लो इसको आप। अब इसका आंसर क्या जाएगा एक्स 0 + 1 अपॉन में 0 + 1, आप याद रखेंगे 3x आंसर आएगा इस तरह से। अब केवल डी एक्स दिया होता मान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखा हो, कोई फंक्शन ना दिया हो, तो आप ये मान सकते हो 1 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम, तो 1 को हम बोलेंगे एक्स रेज दी पावर 0, तो भैया 0 + 1 अपॉन में 0 + 1 हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, इस तरह से आता है ये आपका। तो अब हम बात कर लेते हैं सम की। मान लीजिए एडिशन दे रखा हो 2-3 टर्म्स का, या प्लस माइनस दे रखा हो, तो कैसे सॉल्व करना है, तो फटाफट आप देखते एक बार। मान लीजिए दिया हुआ x³ 4x³ + 3x - 4, और ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ हो और विद रिस्पेक्ट टू dx लिखा हो, ठीक है, होल पावर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, सिर्फ सिंगल सिंगल होना चाहिए। जो पूरा टर्म है यहाँ पे होल पावर अगर आ गई तो पॉसिबल नहीं है इसका इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन आसान था, इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होता, तो जो मेन चीज़ें हैं वो समझा रहा हूँ मैं आपको, तो इसको अलग अलग कर लेंगे हम, इस तरह से कर लेना है सभी को। जैसे तो ये जो साइन है सभी में अलग अलग लग जाएगा, और डेक्स सभी में अलग अलग आप मल्टीप्लाई कर देना, जैसे मैंने कर दिया है। तो इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई डेक्स इसमें कर दो, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई डेक्स इसमें भी कर दो, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई डेक्स इसमें भी कर दो, तो आपके सामने आ गया सबका अलग अलग। तो अगर ब्रैकेट में कोई फंक्शन दे रखा हो प्लस माइनस का, तो उसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या जाएगा, एक पावर बढ़ती है ना तो 4 हो जाएगी, अपॉन में 4 हो जाएगा, यहाँ पर पावर बढ़ती है, क्यूब लिखा है तो 4 अपॉन में 4 करना है। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती थी, एक पावर कम होती थी, इसमें पावर में एक ऐड करना और डिवाइड करना है, जस्ट उल्टा है उसका। यहाँ पर 3 तो आगे आ जाएगा और पावर जो है वो 1 बढ़ जाएगी, 1 लिखिए तो 2 हो जाएगी, अपॉन में 2 कर देना है। -4 का 0 मत करना, डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन नहीं। तो 4 मैंने कहा था a इंटू डी एक्स का आंसर क्या था ax, तो इसका जाएगा 4x। तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर समझने के लिए अपने, है ना। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं इसमें। इंटीग्रेशन मान लीजिए दे रखा हो आपको, टू इंटू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई x³ 4 इंटू x³ -3, इसे करना है आपको इंटीग्रेट। तो कैसे करना है, एक कांस्टेंट से भी लिखना था, पीछे में लिखना भूल गया, दोबारा लिख लेना, ठीक है। तो 2x का हो जाएगा x² / 2, सीधे इंटीग्रेशन, एक मिनट की मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। 2x dx प्लस 4x³ dx और 3 dx, पहले सबका अलग अलग करना है, जैसे मैंने बताया था आपको, इंटीग्रेशन सभी फंक्शन का आपको अलग अलग कर देना है। प्लस माइनस में आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। तो 2 इंटू मल्टीप्लाई में नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस में करना है ऐसा। तो 2x² / 2 हो जाएगा, x की पावर बढ़ जाएगी, इसके बाद प्लस है, dx हट जाता है और इंटीग्रेशन भी हट जाता है। x क्यूब हो जाएगा 4/4 -3, dx लिखा है तो केवल x बच जाता है, केवल कांस्टेंट हो तो उसमें मल्टीप्लाई कर देना आपको x का। तो आपके सामने आंसर क्या आ जाएगा, x² प्लस x रेज़ द पावर 4 -3x, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट कर लें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझनी है अपने को,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। चलिए पहले और फॉर्मूले पढ़ लेते हैं दो चार, उसके बाद समझाऊंगा वो चीज़ मैं आपको। साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं पहले। अब वो समझ गए होगा, अलजेब्रिक फंक्शन तो आपको वैसे करने हैं। साइन एक्स डी एक्स अगर दे रखा हो तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, जबकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉस एक्स डी एक्स करते हैं तो वो आ जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आता है प्लस साइन एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं सेक एक्स टेन एक्स के इंटीग्रेशन की, तो ये आंसर आ जाएगा आपका सेक एक्स। ठीक है, प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो होगा वो आ जाएगा आपका टेन एक्स। ठीक है, बाकी में फॉर्मूले आपके पास आपको नेट पे मिल जाएंगे इजीली। ये मैंने वो फॉर्मूले बता दिए हैं जो डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टे हैं, जो इजीली आप पता कर सकते हो। अभी कैसे किए मैंने वो एक बार समझ लेते हैं, तो मैं फॉर्मूले याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो अगर कॉस एक्स प्लस सी भी कर लेते, अगर यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट और ऐड कर लें, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कॉस एक्स प्लस सी लिखा होता, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता माइनस साइन एक्स। आता कि नहीं आता? और सी का आता प्लस जीरो, तो ये आता आपका डिफरेंशिएशन, इसका इस टर्म का डिफरेंशिएशन ये आता। तो मैंने आपको भी समझाया था कि इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो ले जाके, माइनस साइन एक्स डी एक्स कर दो और लगा दो इंटीग्रेशन, तो ये अब ये डी बन जाता है इंटीग्रेशन डी एक्स मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 1/d लिखते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/d। आप ऐसे समझ सकते हो, होता नहीं है पर आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, समझने के लिए तो ये लिखा है आपका कॉस एक्स प्लस सी, लिखा है क्या? लिखा है ना। इसको आप माइनस सी कर लो तब भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ये लो माइनस सी कर दिया, तो यहाँ पर एक माइनस सी कर लो समझने के लिए। ठीक है, तब भी आंसर ये रहता। अब इस माइनस को अगर हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए ये तो लिखा हुआ था ये, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसका मतलब कॉस एक्स माइनस सी का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। तो जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को अगर हम वापस करते हैं इंटीग्रेट, तो आंसर हमको ऐसे मिल जाते हैं। ऐसे याद हो आपका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? सेक एक्स आ जाएगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा? टेन एक्स। प्लस सी तो हम लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, तो प्लस सी का मतलब नहीं है कोई, हमें हमेशा लिमिट सी मिलती है। कुछ भी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो, जैसे यहाँ पे रख भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? 1/2 होता तब भी जीरो लिखना पड़ता। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले हैं, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके पास, वो आप फॉर्मूले याद कर सकते हो बहुत ईजिली अपनी बुक में से। ठीक है, तो ये था अपने कुछ काम का इंटीग्रेशन। अब छोटी सी बात और समझ लेनी है अपने को, फिर डिवाइड रूल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल जो होता है यहाँ पर वो सिंपल नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मान लीजिए आपको ax प्लस बी की होल पावर n दी हो और dx लिखा हो, ठीक है, इसको अगर आपको याद करना है तो याद तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये कैसे करना है याद वो समझ लो एक बार फटाफट। इसमें करना क्या है, पहले तो करना है इसका इंटीग्रेशन, ax प्लस बी होल रेस्ट n प्लस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा ये n प्लस 1। इतनी बात क्लियर हो गई? ये तो होगा ही होगा। इसको आप दिमाग में x मान लोगे, पूरी चीज़ को मान लोगे, ये लिखा हुआ है, कोई और टर्म लिखा हुआ है, मान लीजिए y लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़ क्या लिखी हुई है? मान लीजिए y लिखी हुई है। तो आंसर क्या था? y रेस्ट टू पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। y की वैल्यू वापस पुट कर दी मैंने इसमें। और फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड में करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसे जो भी लिखा है इस तरह से फॉर्मूला बनता है इसका। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझ लें इसको। ठीक है, अगर आपको ax प्लस बी की होल पावर n दे रखी है, मतलब x के अलावा अंदर और प्लस माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई चीज़ दे रखी है, तो उसको आप दिमाग में मानो कि वो x ही लिखा हुआ है, उसको इंटीग्रेट कर लो एक बार, और दोबारा इंटीग्रेट नहीं करना, फिर डिवाइड में वो भी डिफरेंशिएट करना है अंदर वाले फंक्शन को।
तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपके पास जो मैंने लिख दिया है। इसे कैसे लगाते हैं तो एक एग्जांपल देख लो इसका। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 3x + 4 होल पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 3x + 4 क्यूब अपॉन में 3 तो लिखना ही लिखना है, फिर मल्टीप्लाई मैंने कहा डिफ्रेंशिएट करना है किसको, बिना पावर, n नहीं लगाना, सिर्फ अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट किया। 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, और 4 का तो 0 आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन। आंसर क्या हो गया 1/9 3x + 4 का होल क्यूब। आप समझ गए। एक और कॉम्प्लिकेट लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर समझते हैं क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया होता 4x³ + 5x का होल स्क्वायर दिया होता, नहीं इसको ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए। मान लीजिए आपको दिया हो, ये तो एक मतलब इसमें स्क्वायर नहीं कर सकते, अंदर पावर का होल पावर भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको साइन दिया होता, साइन 4x + 5 दिया होता है ना, इंटीग्रेशन लगा होता, यहाँ पे लिखा होता dx, तो जो उसका सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, साइन का क्या आता है माइनस कॉस आता है, तो माइनस कॉस 4x + 5 कर देना है। फिर डिवाइड में जो साइन के अंदर फंक्शन लिखा है इसको डिफरेंशिएट करना है, d/dx 4x + 5 कर देना है, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस 4x + 5 और इसका आंसर आ जाएगा 4। इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसको समझा सकता हूँ मैं, पर मतलब का नहीं, शॉर्ट ट्रिक होती है, फटाफट आप ऐसे भी इसे कर सकते हो। एक्चुअल में करना होता है जो रियल मेथड है वो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें हम मान लेते हैं एक नए वेरिएबल के इक्वल, उसकी वापस वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी का ही। इंटीग्रेशन ऑफ ex जो होता है बेटा वो होता है ex, और एक और ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x + c, ये होता है ऐसा 1/x इंटीग्रेशन आता है वो ये आता है। तो मैंने आपको समझाया था कि -1 के लिए नहीं कर सकते, यानी x⁻−1 का जो इंटीग्रेशन आएगा ये आता है log x + c। बाकी सभी पावर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं x⁻n, जबकि -1 के लिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको उस वाले फॉर्मूले से करते हैं x⁻n dx वाले फॉर्मूले से करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा -1 + 1 -1 + 1 x⁻0/0, चूँकि नॉन डिफाइन हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट आता है, नॉन डिफाइन, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन अलग होता है। बाकी सभी x⁻n से ही सॉल्व करने हैं आपको, सिर्फ x⁻−1 का होता है log x, 1/x को बोलते हैं x⁻−1। अगर ये ऐसे दिया होता 4x + 5 इंटू dx लिखा होता तो कैसे करते हैं, e⁻x का तो e⁻x ही होता है ना, तो 4x + 5 ही होता। और फिर मैंने कहा है जो x के अलावा जो भी चीज़ें दी हैं प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, उसको डिफरेंशिएट करके नीचे लिख देना है इस तरह से। तो क्या जाएगा आंसर e⁻4x + 5 अपॉन में क्या जाएगा 4। इस तरह सॉल्व करना है इनको। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका एंड कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर देंगे आपको डिवाइड रूल। 4x + 5 दिया हो dx इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 4x + 5 की होल पावर -1। मैंने कहा था जब पावर -1 होती है तो आंसर क्या आता है भैया, फिर आंसर आता है आपका log 4x + 5 हो गया। फिर डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने कहा था जो भी अंदर चीज़ लिखी है अगर वो सिर्फ x ना हो, उसके मल्टीपल में या प्लस माइनस में कुछ और चीज़ दे रखे हैं उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है दोबारा। इंटीग्रेशन थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 4 रुपया ये आ गया आपका आंसर। तो भाई इस तरह से आंसर होते हैं इंटीग्रेशन के। बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन करने के, हम सारे मेथड्स पढ़ने बैठेंगे तो हमें कम से कम 1 महीना लग जाएगा, इसलिए हम सिर्फ मेन चीज़ें ही पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में होती हैं यूज़। सारी मैथमेटिक्स हमें नहीं पढ़नी है। आपको मैथ्स के टीचर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाएंगे इसको, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले और ट्रिक्स मिलेंगी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के, जो हमारे में होते हैं यूज़ फिजिक्स में, मैंने वो आपको समझा दिए हैं, इतने हमारे में आ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा फिजिक्स में, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे सिर्फ इतने ही को कवर कर लें, बाकी इंटीग्रेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। और मैथ्स वाले बच्चे अपने मैथ्स वाले सर से बाकी इंटीग्रेशन को समझेंगे। बहुत सारे प्रोसेस हैं इसके इंटीग्रेशन के, बहुत सारे रूल हैं, इन्फिनाइट कम से कम 20 से 30 रूल हैं इसके,
सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करते हैं कोई नया टॉपिक।